जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में जो हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या वहां पे होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ज्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वहां पे कराऊंगा जो आपके कई प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके, जैसे आपका रिलेशन भर्ती हो गया या एआरओ या जेडारो, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। दोस्तों अभी ये सेट नंबर 3 में यहाँ पे कराने वाला हूँ। टोटल मैं आपको इसके 100 सेट वहां पे कराऊंगा, यानी टोटल आप पर लगभग 5000 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के वहां पे हो जाएंगे। तो बस एग्जाम के पहले ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस वहां पे करके जाना। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, यकीन मान चला इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। लेकिन जो ये आपके 100 सेट में कराने वाला हूँ, सारे आप डेली वहां पे देखते रहना। और डेली ये जो क्लास आएगी, डेली आपकी 6:30 बजे क्लास वहां पे आपकी आ जाएगी। तो बड़ी आसानी से सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो आपका एप्लीकेशन वहां पे। बस इस क्लास में आपको करना है कि आप ये मान चलना कि आप एग्जाम हॉल में वहां बैठे हुए और जैसे सारे क्वेश्चन आपके जाते हैं आप उनको आंसर वहां पे देते चलना, और लास्ट में ये काउंट करना है कितना स्कोर आपका वहां पे हो रहा है। तो फिलहाल अभी जो बच्चा 35 क्वेश्चन तक स्कोर कर पा रहा है उसकी तैयारी बहुत सही चल रही वहां पे। लेकिन जो आपको टारगेट लेके चलना है, कम से कम 40 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही है वहां पे। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताओ कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी। जैसे कि हम सभी को पता है कि जीके के टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में वहां पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो रिलेशन भर्ती हुआ था लखनऊ एमसी सेंटर में, वहां का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो जीके में देखो ये ध्यान रखना कि 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी वहां पे आपके पूछे जाते हैं। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन महापद्नंद है, दूसरा है घनानंद है, तीसरा शिशुनाग है और चौथा आपका कालाशोक है। देखो यहाँ पे आप जो चार ऑप्शन होते हैं आप ये देख चलना कि आपके इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों अभी कमेंट कई सारे यहाँ पे आने लगे, लेकिन मैं कमेंट यहाँ पे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। फिलहाल आप लोग इस पे फोकस करिएगा, लास्ट में सभी के मैं कमेंट यहाँ पे देख लूंगा। किसी बच्चे का कोई भी डाउट वहां पे होता है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, जो आपका स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो ही कर रहा हूँ वहां पे, या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, केवल आप क्लास पे ही फोकस करते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबी क्लास आपकी वहां पे चली जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यकीन मान चलना आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे होता है, तो जितना टाइम मिले इनकी प्रैक्टिस आप जरूर वहां पे करते चलना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है मैं आपको पूरा आपको प्रैक्टिस सेट बना के प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपका एप्लीकेशन है एनए वाला नाम से। ये एप्लीकेशन बस आप डाउनलोड किए रहना, डेली जितने भी क्लासेस होंगे सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे ध्यान रखना, जो यहाँ पे एक ऑप्शन घनानंद था, तो ये घनानंद कौन हो जाते हैं। तो घनानंद के बारे में एक ये पॉइंट याद करना कि घनानंद अंतिम नंद शासक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से आपका हार गया था, इनके बारे में एक पॉइंट ये याद करना। शिशुनाग के बारे में क्या आप याद करोगे कि शिशुनाग जो होगा ये शिशुनाग वंश के संस्थापक यहाँ पे हो जाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, इनका नाम यहाँ पे बता देना। और ये कालाशोक इनसे ही वहां पे आ जाते हैं, यानी शिशुनाग वंश के शासक हो जाते हैं, और ये बौद्ध संगीत से आपके जुड़े हुए वहां पे हो जाते हैं। तो सीधा सीधा आपको राइट आंसर महापद्नंद आपको बता देना है। और अगर अंतिम कभी पूछा जाता तब घनानंद के बारे में आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों कितने वर्ष के लिए वहां पे चुना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी वहां पे होती, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और ये आपके सीधा सीधा दानापुर जडारो के एग्जाम में हमारा ये आया था। तो यहाँ पे क्या हम लोग राइट आंसर बताएंगे, सीधा आपको बताना है कि 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कई सारे बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखो यहाँ से आपको ये पता चलता नहीं, जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, अगर तुरंत ही आपने तैयारी वहां पे की होगी तो तुरंत ही माइंड आपका क्लिक कर देगा भाई इसका आंसर ये आपका वहां पे हो जाता है। तो सभी लोग आंसर देते चलना, लास्ट में सारे मैं कमेंट यहाँ पे जरूर पढ़ के जाऊंगा। और टारगेट ये आज का होता है कि जो बच्चा यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहा है तो ये मान चलना तैयारी सही चली। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा,
जाएगा और इनके सारे आंसर आप लिखते चलना कि कितना स्कोर किसका आपका वहां पे हो रहा है। देखो और यहाँ पे जो न्यायाधीशों की संख्या भी आपसे पूछी जाती है, तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी आप बता दोगे। 15 न्यायाधीश यहाँ पे होते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार वहां पे पूछा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन क्या पूछा गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वायसराय है इनके कार्यकाल तो आपको पता होने चाहिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे आगे वहां मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल इनके कार्यकाल आप एक बार यहाँ पे ध्यान रखना, तभी इनका आंसर आप वहां पे दे पाओगे। देखो जो लॉर्ड वेलिंगटन थे इनका कार्यकाल क्या था, इनका हो जाएगा आपका 1931 से ये 36 तक ये वायसराय यहाँ पे हो जाएंगे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल क्या बताओगे, 1926 से लेके ये 1931 ये इनका कार्यकाल यहाँ पे हो जाता है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल क्या बता दोगे, ये हो जाएगा 1921 से लेके 1926 ये इनका कार्यकाल होता है। और लॉर्ड जो जेम्स फोर्ड थे इनका कार्यकाल क्या बताओगे, 1916 से और 1921 ये इनका कार्यकाल यहाँ पे आपका हो जाता है। अब जो साइमन कमीशन था ये किसके कसा में आया, तो साइमन कमीशन के बारे में डेट याद रखना 1927। साइमन कमीशन 1927 में। तो अब इसमें कार्यकाल किसका चल रहा था वहां पे, तो आप बताओगे लॉर्ड इरविन का ही तो कार्यकाल चल रहा है 1926-31 में। तो आप क्या राइट आंसर बता दोगे, सीधा सीधा यहाँ पे हम बताएंगे सर लॉर्ड इरविन आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं वहां पे, जिस चौरी चौरा जो कांड हुआ था वहां पे उस समय यहाँ का वायसराय कौन था वहां पे, या जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, अभी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाऊंगा वहां पे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बताओगे, इनकी कार्यकाल आप लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मान चलना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा आपका वहां पे होता है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप वहां पे करते हुए चलिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, बताइए। हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा, जम्मू कश्मीर होगा। इन सभी राज्यों के आपके कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं इंपॉर्टेंट सभी के नाम भी आपको वहां पे अभी बताऊंगा। देखो देखो पहला पूछा गया पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो किस प्रदेश में सीधा सीधा आप बताओगे, यहां पे बताना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी ये कब स्थापित हुआ था, अगर आपसे यही पूछ लिया जाता कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था, तो आप बताओगे 1987 में ये आपका स्थापित हुआ था। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका स्नो लेपर्ड हो गया या हिमालय भेड़ हो गया, जैसे जो यहाँ पे संरक्षित आपके यहाँ पे होते हैं। तो क्या बताओगे 1987, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखो जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जिम कॉर्बेट में आप उत्तराखंड का नाम याद कर लेना। और एक आता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपका दुधवा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद कर लेना। तो क्या बताओगे, जम्मू कश्मीर में हम हेमिस नाम याद करेंगे, उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा याद करना है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट आपको नाम पता वहां पे होना चाहिए। ये आपके इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अभी जो पेपर इसके पहले हुआ था दानापुर जडारो में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन वहां पे आपका पूछा गया था। तो आप ये मान चलना है कि करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन जीके में आते हैं, 10 क्वेश्चन में आपके सारे माल पार्ट, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जियोग्राफी, स्टेट, सारा कुछ इसमें रहता है, और करंट अफेयर के ही 2 क्वेश्चन वहां पे बन जाते हैं। और आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर वहां पे करते हुए चलिएगा। देखो यहाँ पे क्या बताओगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका नाम बताओगे आप, यहां बताना दिव्यांश सिंह पवार हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो दिव्यांश सिंह थे इन्होंने 253
क्या बताओगे 253.7 स्कोर से विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक यहाँ पे आपका ये जीता था। देखो यहाँ पे जो अर्जुन बावता का नाम दिया जा रहा है, ये कौन से नंबर पे थे? ये आपके छठे नंबर पे थे। कौन से नंबर पे थे? ये आपके छठे नंबर पे थे। और इसके बाद जो संदीप सिंह का नाम दिया जा रहा है, ये क्वालिफिकेशन में ही ये क्वालिफिकेशन में 7वें नंबर पे आपके थे। और ये जो आपका रुद्राक्ष का नाम दिया जा रहा है, ये 2023 में, क्या याद करोगे, ये आपके 2023 में आपके काहिरा में स्वर्ण पदक जीता था। कहां पे जीता था? काहिरा में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको राइट आंसर क्या बताना है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ रहे हैं। और करंट अफेयर पे जो आपको ज्यादा फोकस करना है, स्पोर्ट वाले ही क्वेश्चन आपके ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमने ये देखा है जितनी बार भी आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम वहां पे हुए, उनमें आपके स्पोर्ट का ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका रिपीट वहां पे होता है। इसके आगे हमारा एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा था, ये बताइए कि जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस प्रदेश में है? ये भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके वहां पे आ जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके ये मान चला लगभग 2 क्वेश्चन आपके जितनी बार अभी आपके आर्मी नर्सिंग का एग्जाम हुआ है वहां पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको स्टैटिक जीके पे अच्छी खासी पकड़ बना के वहां पे चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहले हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया गया असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मेघालय। तो ये बताओ जो आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित हो जाएगा? वैसे काफी सारे कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं जिनके बच्चों, कई सारे बच्चों के आंसर राइट भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप इनका आंसर जरूर वहां पे दीजिएगा। और कोई अगर आपका डाउट भी होता है, स्क्रीन मोबाइल नंबर शो ही कर रहा है मुझे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर वहां पे करूंगा। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या कह देंगे? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश कह दोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें और ध्यान रखना कि जो आपका आसाम में एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काजीरंगा अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया तब आप क्या बताओगे? आसाम आपको वहां बता देना है। इसके बाद अगर मणिपुर का पूछा गया, मणिपुर में एक आपका कई बुल नाम का है। मणिपुर में क्या नाम बताओगे? मणिपुर में एक आपका कई बुल नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसके बाद मेघालय में एक आपका बालफकम नाम का है। क्या है? बालफकम नाम का राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी सारे नोट्स वहां प्रोवाइड कराई दिए हैं। यानी जो आपका एप्लीकेशन है एनए वाला, जैसे आप प्ले स्टोर पे एनए वाला नाम लिख के सर्च वहां पे करोगे, ये एप्लीकेशन सीधा आपका ओपन वहां पे हो ही जाता है। और इसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट सारे मैंने नोट्स वहां पे अपलोड कर दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये मान चला 10 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पूछेंगे वो सारे भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो जो नोट्स आपने ले रखे बस उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितना टाइम बचे उसी का रिवीजन करो, वही लिख लिख के तैयार करते चलो। यकीन मान चलना जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपके उसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। और साथ ही साथ मैंने 50 प्रैक्टिस सेट भी वहां पे दे रखे जहां से आप अपना टाइम भी मैनेज वहां पे कर लोगे। और जो बच्चे नए हैं जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं पता सर हम कैसे तैयारी करें, हम पूरा बेसिक से ही तैयारी करना चाहते हैं, यानी हमें ये भी नहीं पता सर कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां से कम आते हैं, और जो हमारा न्यू पैटर्न सिलेबस उसमें कितने टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जो बच्चे पहली बार तैयारी कर ले उनके लिए बैच बिल्कुल अभी स्टार्ट हो गया, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हुआ चलूंगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं, ताकि सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। और जो बच्चे 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं, जिन्हें सारा कुछ पता हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं कहां से कम आते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा नोट्स आप ले लेना, उसी की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। यकीन मान चलना अगर आप ये सारे चीज तैयार करके अपना एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और कोई अगर आपका डाउट भी होता है, स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो ही कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारा एक अगला क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासक की नियुक्ति क्या दिया गया है?
प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे दिया, कौन सा अनुच्छेद आप यहाँ पे बताओगे? तो यहाँ पे सीधा देखो अनुच्छेद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं जिनको आपको तैयार वहां पे करके हुए चलना है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 239 बताओगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो अनुच्छेद 2 आपका 237 है, इसके किसके बारे में बताया गया? ये आपका राज्य सूची के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद जो आपकी अनुच्छेद 238 है, ये अब निरस्त हो चुका है, जो कि भाग नंबर 4 में पहले था वहां पे। और अनुच्छेद नंबर 240 जो दिया गया है, ये उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे आपका देता है। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 239 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर आपका जो ये फरक्का बांध परियोजना है, कौन है? फरक्का बांध परियोजना किस नदी पे बना है? किस नदी पे? वो नदी पे जो बांध बनते हैं इनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इन नदियों में कौन कौन से बांध बने वो भी मैं अभी इंपॉर्टेंट आपको वहां पे बताऊंगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ये देखिएगा कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पे है? तो कौन सी नदी बताओगे? गंगा नदी आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका रिलेशन भर्ती जो आपका एमसी सेंटर लखनऊ, वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपके रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर वहां पे करते हुए चलिएगा। देखो अब जो ये फरक्का फरक्का बांध है, ये गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में आपका ये बना हुआ है। और ये अगर पूछा जाए कब बनाया गया था, साल कब, क्या बताओगे? 1975 में ये कोलकाता बंदरगाह के लिए आपका ये वहां पे बनाया गया था। और दूसरा जो आपका ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र में एक आपका अबला नाम का, क्या बताओगे? अबला नाम का बांध यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो आपका तीस्ता पे क्या नाम याद कर लेना, यहाँ पे एक लिखिएगा गैजेटिंग। ये बांध आपका वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। और दामोदर में क्या बताओगे? दामोदर पर आपकी दामोदर घाटी ही वहां पे आपकी पूछी जाती है कि दामोदर घाटी, ये बस यही याद चीज वहां पे आप याद कर लेना। तो ये डेट भी याद कर लेना, कभी कभी ये डेट भी आपसे वहां पे पूछ लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जो कि आपका जयपुर जडारो यानी राजस्थान में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे होता क्या, जो क्वेश्चन होता है एक जडारो का दूसरे जडारो रिपीट वहां पे होता है। तो ये ना सोचिएगा कि ये तो जयपुर का क्वेश्चन भाई हम दानापुर से तैयारी करते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे आ सकता है? तो भाई ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा। आपका एक जडारो का दूसरे जडारो में या रिलेशन भर्ती का उसमें चला जाता है, कोई रिपीट बहुत वहां पे हुए करते हैं। तो इनमें अच्छी खासी पकड़ बना के चलना। जहां से एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, आपको आइडिया लग रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर वहां पे पूछे जाते हैं। तो वो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे आम तौर पर आपका टूटता हुआ तारा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा। तो भाई ये सभी को पता ही होगा, आप मान लो अपने घरों में देखा भी होगा कि जो आपके क्या होते हैं, हम लोग ऊपर देखते हैं जो जलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? आमतौर पर टूटता हुआ तारा ही तो आपका ये बोला जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन क्या है? पहला उल्कापिंड बोलेंगे, या धूमकेतु बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे, या क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता ही, क्या बोलोगे आप? यहाँ पे उल्कापिंड आपका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो क्या बताओगे? उल्कापिंड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बाद जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया है कि ये बताओ भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट जो दीप्ति शर्मा ने, करंट अफेयर क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पे हो जाता है। मैंने बताया कि करंट अफेयर 2 क्वेश्चन आपके वहां पे आते हैं, और ये सारे प्रैक्टिस में वैसे ही आपको वहां पे कराऊंगा। दीप्ति शर्मा ने अक्टूबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित महिला वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की, वे किस स्थान पर रही थी? ये बताओ, पहला है, दूसरा बताओगे, पांचवा बताओगे, चौथा बताओगे, पहला बताओगे, क्या आप यहां बताओगे? जबलपुर जडारो में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आपको वहां पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? आप कहोगे भाई दूसरे स्थान पे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी कि अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड सीरीज में 3 विकेट इन्होंने वहां पे लिए थे, जिसके बाद इनका स्थान कौन सा हो गया था? दूसरा स्थान इनका वहां पे आपका हो गया था। तो राइट आंसर क्या बताओगे? दूसरे स्थान पे वहां पे आ जाएंगे।
अब यहाँ दोस्तों हमारे जीके के 10 क्वेश्चन कंप्लीट आपके यहाँ पे हो गए, तो आप ये देखिएगा जीके में कितना आपने सही वहां पे किया। तो जीके में जो बच्चा भी 6 क्वेश्चन तक भी अगर आपके वहां पे सही हुए हैं तो मान चला बहुत अच्छी तैयारी आपकी वहां पे चल रही। देखो मैथ के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी आती है तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। मैथ में उस दोस्तों होता है कि आपका अर्थमेटिक भी आती है, एडवांस भी आती है। अर्थमेटिक के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं और जो आपका एडवांस मैथ होती है उसके 2 क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग इस प्रैक्टिस में मैं अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो अर्थमेटिक ज्यादा आपके क्वेश्चन वहां पे आते हैं और उस पर ही ज्यादा फोकस आपको वहां पे करना है। जैसे एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो ये बताओ अच्छा कि जो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि लगभग पूछा गया है। लगभग देखो, लगभग किसी भी ऑप्शन में आता है कि जब आप कैलकुलेशन करोगे वो दशमलव में वहां पे आता है, तो कंफ्यूजन कभी ना लेना वहां पे। तो दशमलव की जो संख्या उसके आसपास वहां पे दिखे उस पे ही आपको राइट टिक वहां पे कर देना है। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे दानापुर जडारो में आपका वहां पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप कितना यहाँ बताओगे, तो क्या बताओगे राइट आंसर। देखो अभी बच्चों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं, कई सारे बच्चे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं और कई सारे बच्चे कमेंट ये भी करें सर मेरा कमेंट वहां पे नहीं ले रहे, तो भाई उसके लिए परेशान न हो वहां पे। फिलहाल आप इस पे फोकस करो। मैंने बताया जो भी मैं सारे कमेंट वहां पे देखूंगा, जो भी आपका डाउट हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप सभी बच्चों के पूरे वहां पे कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको जरा भी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना आप वहां पे ना भूलिएगा। इससे दोस्तों ये होता मैं आगे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे कराता ही रहूंगा, तो वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल वहां पे ना भूलिएगा। और उन बच्चों को जरूर शेयर करना जो आर्मी नर्सिंग की तैयारी वहां पे करना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन पेपर में हमारे पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों को जरूर वहां पे शेयर कर देना। अब देखो यहाँ पे मैथ मैंने बताया बिल्कुल नॉर्मल आती है, बस आप आराम से जो चीज बताई जाए बस उस पर फोकस वहां पे करो। यहाँ बात क्या हो रही है, हम देख रहे हैं ए बी सी 3 लोगों की बात हुई है, तो हम सीधा सीधा क्या करें 3 नाम लिख दिए, ए का नाम लिख दिया यहाँ, बी लिख दिया यहाँ पे, सी का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 नाम लिख दिए। अब देखो अब क्या करो, यहाँ पे ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। तो हम ये मान चल रहे हैं कि सी की आय हमने सीधा सीधा बोल दिया कि सी मान लो 100 रुपए, सी की आय क्या मान ली हमने 100 रुपए मान ली। अब बताओ बी की आय जो है क्या दिया, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय जब 100 में 30 आपकी अधिक हो जाएगी, क्या बताओगे भाई, ये आपकी 130 हो जाएगी। अगर 30% अधिक है ये तो 130 हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। अब ए की आय क्या लिखोगे यहाँ पे, यानी जो आपका 130 है इसमें अगर आप 120 से गुणा करो, 20% अधिक है, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 156 निकल के आ गई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे 156, आप यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया आपने, लिख दिया 156। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा ये हमें बता दो अब यहाँ पे कि जो आपकी सी की आय है ए की आय से, देखो जिसके साथ यहाँ पे से लगा रहता है ये ध्यान रखना, वो संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी। तो से किसके साथ लिखा, ए के साथ लगा, तो ए की आय क्या है 156, हम यहाँ पे 156 नीचे लिख देंगे। अब कितनी अधिक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए और सी के बीच में बात हो रही है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंट, आप करो 56 का डिफरेंट है, तो यहाँ लिखेंगे 56 इंटू आप कर दोगे सीधा 100। अब इसको कैलकुलेशन आपको करनी वहां पे होती है, बस इसे सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर सीधा सीधा देखने को वहां पे मिल जाएगा। इसको जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 35.89%, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। और जो लगभग किसके बराबर है, ये आपका 36% के बराबर यहाँ पे हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, हम बताएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही हमारे एग्जाम में आते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप वहां पे करते हुए चलिएगा। अब देखते हैं जो मैथ का हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताओ वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जिसे आप 16, 24, 40, 64, 72 से भाग देने पे प्रत्येक में शेषफल आपका 1 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ भी इस सवाल में नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, सीधा करना क्या आपको,
जो आपका 16 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया, 64 हो गया, 72 हो गया, इसका आप निकाल लो क्या, लासापा यानी एलसीएम निकाल लो। जो आप इसका एलसीएम निकालोगे और जितना शेषफल वो बचने के लिए बोले, एक वो बचने के लिए बोला, आप प्लस एक कर दोगे। यहाँ दो की बात करता है, एलसीएम में हम दो वहां पे जोड़ देंगे, जितना शेषफल उसने बोला उतना आपको जोड़ देना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे बात हो रही 16, 24, 40, संख्या लिख लो यहाँ पे, 16 है, 24 है, और फिर है आपकी 40 है, फिर एक है आपकी 64 है, फिर आपकी 72 है। तो अब इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बताया देखा, गुणनखंड विधि होती है, सबसे आसान तरीका होता है, और सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर ही चुके होंगे। कैसे निकाला जाता है, देखो वैसे इसका मैं एलसीएम बता देता हूँ क्या निकल के आएगा, फिलहाल आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आप एलसीएम निकालोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आपका 8 होता है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20 हुआ, यहाँ पे आपका 32 हुआ, यहाँ पे आपका 36। यानी हम क्या करेंगे, 2 से आप डिवाइड करते हुए चलोगे, और ये प्रक्रिया आप तब तक वहां पे करोगे जब तक नीचे सभी की संख्याएं एक एक आपकी वहां पे नहीं आ जाएंगी, तब तक आपके ये ऐसे ही वहां पे चलता हुआ चलेगा। तो ऐसे सॉल्व करोगे, जो संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई आएंगी, यहाँ पे इन सबका जो आप गुणा करते हो वो आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाती है। तो बेसिक चीजें लगभग हर बच्चे को पता ही वहां पे होगा। तो इसका जब आप एलसीएम यहाँ पे लास्ट में निकालोगे तो एलसीएम कितना आपका निकल के आएगा, आप बताओगे, ये हो जाएगा 2880। एलसीएम कितना कह दोगे, 2880 हो जाएगा। और शेषफल हमें कितना बचाना है, आप कह रहे हो एक शेषफल बचेगा, तो सिंपल सा आपको प्लस एक इसी में आपको कर देना है। तो कितनी वैल्यू आपकी आ गई है, 2881 हमारी हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2881 हमें ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपको सीधा सीधा राइट आंसर बता देना है। और ये रिलेशन भर्ती में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं, बस थोड़ी प्रैक्टिस आप वहां पे करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन वो क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि कर देता है, ठीक है भाई, उसके बाद फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है, तो मूल कीमत पर वास्तविक छूट बता दो कितनी यहाँ पे हो जाएगी। इसमें भी कुछ नहीं है, बस जो चीज बताई जा रही वैसे आप सारी चीजें वहां पे लिख लो। देखो हम ये मान चलते हैं कि जो हमारी पहले मूल कीमत थी कितनी मान ली हमने, 100 मान ली। कितनी मूल कीमत मानी, आपने कहा हम 100 यहाँ पे मान लेते हैं। अब बोला गया है कि एक वस्तु पहले किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हो गई। अब ये बताओ अगर इसमें आप 8% की वृद्धि कर दोगे ये कितना हो जाएगा, हम कहेंगे भाई ये आपका 108 यहाँ पे हो गया। फिर बोला गया है फिर वह 18% की छूट देता है। अब ये बताओ जो आपकी ये 108 होगी, वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, 108। अब इस 108 में जो आप 18% की छूट दोगे तो 82/100 से गुणा करोगे, यहाँ पे तो 82/100 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू कितनी आपकी निकल के आ जाएगी, आप यहाँ पे कहोगे ये सर आ जाएगी 88.56, इतनी वैल्यू आपकी ये निकल के यहाँ पे आ गई। लेकिन अब हमसे क्या पूछा गया है, ये बताओ अच्छा इसकी वास्तविक छूट क्या हो जाएगी। यानी अगर किसी कीमत पहले 100 रुपए थी, अब उसका रेट कितना हो गया 88.56 हो जाता है, तो उसमें वास्तविक छूट कितनी बता दो भाई, आप खुद ही देख सकते हो। 100 में आप 88.56 जैसे ही आप यहाँ पे माइनस करोगे कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 11.44%, यही तो वैल्यू निकल के आ रही है। तो यही छूट आपकी वास्तविक छूट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा राइट हो रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो रहा है। तो सीधा सीधा ऑप्शन बी पे आपको वहां पे टिक कर देना है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाएंगे और इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है और उसे आप कैसे वहां पे सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल आता है, ये बताओ अनिल एक कमीज 1400 में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, कमीज का विक्रय मूल्य बताओ। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में। क्या बोला गया, अगर 1400 उसकी कीमत यहाँ पे हो गई है और हानि कितने में बेच रहा है, 15% की हानि पे बेच रहा है, तो कितने बेचेंगे भाई हम, 85%। 100 में 15 माइनस करेंगे, 85 निकल के आ रहा है। इसका जैसे आप 85 यहाँ पे करोगे बटे 100 कर दोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 1190 रुपए आपको यहाँ पे सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। क्या आ गया, 1190 आ गया। तो आप कहोगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे
हो जाता है। बस कैलकुलेशन आप जितनी अच्छी आपके वहां पे होती है, और इसके मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कि कहाँ से केवल आप मैथ क्वेश्चन ऑप्शन देख के आप राइट आंसर बता देते हैं। और ये जो सारी क्लासे वहां पे जो एप्लीकेशन चल, जहां मैंने बिल्कुल आपको वो तरीके भी बता रखे हैं कि आप केवल ऑप्शन देख के वो ऑप्शन जो आपका आंसर कैसे वहां पे निकाल सकते हो। यानी अगर हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं और हमें उनका तरीका नहीं पता, भाई इसका आंसर क्या हमारा हो सकता है, तो वो भी मैं चीजें वहां बता रखे, बस प्रैक्टिस अच्छे से वहां पे करते चलना। यकीन मान चलना, एग्जाम आपका जब भी यहाँ पे होगा इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और यहाँ मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराने वाला हूँ। 100 सेट का मतलब आप ये मान चलना कि लगभग 5000 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन वहां पे आपके पास हो जाएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस आप वहां पे करते हुए चलेंगे। अच्छा ये बताओ, देखो एक क्वेश्चन ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन वहां पे लगेगा, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया गया। एक है, ए बंदा है, 1 किलोमीटर दूरी वो 12 मिनट में तय करता है, हाँ ठीक है। जबकि बी जो है वो समान दूरी को 15 मिनट में तय करता है, ये भी बात सही है। अब हमसे ये पूछा गया है जो आपका ए है बी से कितना आगे है, कितना आगे, वो भी आगे किसमें पूछा गया, मीटर में बताना भाई, मीटर में कितना आगे आपका यहाँ पे हो जाता है। ये आपका किलोमीटर में दिया गया, ये आपके मिनट में दिए गए। तो इनमें कंफ्यूज कभी भी आपको वहां पे नहीं होना है। तो कैसे इसका राइट आंसर आप निकालोगे, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। देखो यहाँ पे हम ये मान चलते हैं कि जो आपका बी है, बी के बारे में क्या चीज बताया गया कि जो बी है आपका, ये 1 किलोमीटर की दूरी को ये 15 मिनट में तय करता है, ठीक है। ये बात हमें बताई गई, यहाँ पे हमने देखा, हाँ बताई गई है। अब यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसी दूरी को, हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसी दूरी को जो ए तय करेगा, ए जो है आपका तय करेगा, पहले तो ये बताओ 15 मिनट में कितना तय करेगा। क्योंकि बी जो है 1 किलोमीटर दूरी अगर वो 15 मिनट में तय कर रहा है, तो हम ये भी तो निकाले भाई ए कितना आगे, तभी तो निकाल पाओगे कि जो आपका ए है उसी दूरी का मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को ये 15 मिनट में कितना तय करेगा वहां पे, ये भी तो हम वहां पे निकालेंगे। वहां पे तो कैसे निकालोगे, तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि उसी 15 मिनट में एक कितनी दूरी तय कर लेगा। आप कहोगे, हम कहेंगे 15/12 दूरी कितनी, आप कह रहे हो यहाँ पे 1 किलोमीटर थी, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। इसको आप जब सोल्व करोगे 1.25 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। आप देखो कितना आगे यहाँ पे हो गया, जो बी था 15 मिनट में ये आपका 1 किलोमीटर ही दूरी यहाँ पे तय कर रहा था, लेकिन जो आपका ए था ये आपका 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 1.25 किलोमीटर। तो कितना आगे चल रहा है ये, तो आप भाई बता रहे हो ये 0.25 किलोमीटर ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन में मीटर में आंसर देना है। तो अगर 0.25 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 को 1000 से आप गुणा कर दोगे तो 250 मीटर आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आगे चल रहा है, सीधा सीधा आपको क्या बताना है, 250 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक दो बार क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करना, ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजन बहुत वहां पे करते हैं, बच्चे ऐसे क्वेश्चन वहां पे छोड़ के भी आ जाते हैं। और ये आपका जयपुर जडारो में सीधे सीधे वहां पे पूछा भी गया था। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का क्वेश्चन आता है। फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो ज्यादा फोकस आपको साइंस में ही वहां पे करना है, क्योंकि आपको पता है कि 30 लगभग आपके 35 क्वेश्चन तो केवल साइंस के ही वहां पे आते हैं। तो ज्यादा फोकस साइंस में ही करना, और उसमें आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ही आपको तैयारी वहां पे करनी। और इसके में जो नोट्स में आपको दे रखे हैं ना, हैंड रिटन नोट्स वहां पे, उसके साथ साथ इनके मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वहां पे दिए, ताकि उनकी प्रैक्टिस जब आप बार बार करोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वहां से आपका बाहर वहां पे ना जाए। तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर वहां पे आप करिएगा। देखो इसमें क्या पूछा गया, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। भाई किसका पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार जो आपके एल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने किसकी खोज की,
नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके जीके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो आप बताओगे भाई, हम कहेंगे डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी एल्फ्रेड नोबेल ने आपका 1867 में 1867 में डायनामाइट का पेटेंट वहां पे लिया था। और इन्हीं की मान जो वसीयत थी, वसीयत यानी जो इनकी जायदाद थी, जमीन थी, जो इनका पैसा था, वो किसी बैंक में आपको मान लो जमा, जो उसका ब्याज वहां पे आता है, जो नोबेल पुरस्कार धनराशि आपकी दी जाती है, उसी से ही आपकी वहां पे दी जाती है। और नोबेल पुरस्कार का एक पूरा टॉपिक ही आपका बन जाता है, और एग्जाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके वहां पे पूछे जाते हैं। अब देखो, हवाई जहाज, हवाई जहाज की खोज किसने की थी? आप क्या बताओगे? ये हो जाएगा राइट बंधु ने इसकी खोज की थी। इसके बाद टेलीफोन की खोज किसने की थी? क्या बताओगे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसकी खोज वहां पे की थी। इसके बाद जो आपका सेफ्टी लैंप है, इसकी खोज किसने की थी? आप बताओगे? हैम्फ्री डेवी ने इसकी वहां पे खोज थी। यहाँ पे हवाई जहाज वाला जो दिया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया कि एरोप्लेन की खोज किसने की थी? तो यहां बताना राइट बंधुओं ने इसकी खोज वहां पे की थी। और टेलीफोन आप बताओगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसकी खोज की थी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, अच्छे से फोकस वहां पे जरूर कर लीजिएगा। एक आपका रिलेशन भर्ती में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये बताओ टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये खोजकर्ता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी अच्छी खासी पकड़ वहां पे होनी चाहिए। जो आपकी फेमस चीजें होती है, उनकी खोज किसने वहां पे की थी? तो यहाँ पे क्या बताओगे? टेलीविजन की खोज किसने की थी? बताओ। ए डब्ल्यू रैमजे हो जाएंगे, रॉबर्ट आपके मॉलेज हो जाए, जे एल बेयर्ड होंगे, या जॉनसन होंगे? तो किसका नाम बताना? जे एल बेयर्ड आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सीधा सीधा क्या बताओगे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपके जेनी लोगी यानी बेयर्ड थे, इन्होंने क्या बताओगे? जे एल जो बेयर्ड थे, इन्होंने आपका 1925, ये डेट याद कर लेना, 1925 में पहला आपका कार्यशील टीवी प्रदर्शित वहां पे किया था। और जो कि आपका ये मैकेनिकल स्कैनिंग सिस्टम पे आपका ये आधारित वहां पे था वहां पे। और देखो यहाँ पे एक दिया जा रहा है, जो रैमजे थे, रैमजे ने किसकी खोज की थी? डब्ल्यू रैमजे के बारे में एक नोबेल गैस थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि नोबेल गैस की खोज किसने की थी? किसका नाम बताओगे वहां पे? डब्ल्यू रैमजे का नाम आपको बता देना है। और यहाँ पे जो आपका रॉबर्ट मालिश का नाम दिया जा रहा है, ये आपके भूविज्ञानी थे। क्या थे? भूविज्ञानी थे। आप बताओगे? जो आपके जॉनसन यहाँ पे दिए थे, जॉनसन को टीवी से संबंध कोई भी नहीं है भाई, ये तो सीधा सीधा आपका गलत ही हो जाएगा। जे एल बेयर्ड ही आपको सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना। ये रिलेशन भर्ती में एग्जाम में क्वेश्चन आपका लखनऊ एमसी सेंटर में आपका पूछा गया था। अब ये बताओ, जो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, जो आपका परमाणु बम है, ये किस सिद्धांत पे आपका आधारित हो जाता है? क्या बताओगे? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, दोनों हो जाएगा, या कोई नहीं होगा? तो किसका पूछा गया? परमाणु बम का हमसे पूछा गया। तो क्या बताओगे? ये जो परमाणु बम होता है, ये नाभिकीय विखंडन पे ही आपका आधारित होता है। ऑप्शन बी आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो आपका एक हिरोशिमा में बम गिराया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। हिरोशिमा में जो बम था, उसका नाम पूछा जाता है। नाम क्या था उसका? लिटिल बॉय नाम से आपका जो था यहाँ पे, जिसमें आपका यूरेनियम 235 का यूज वहां पे आपका किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जापान में हिरोशिमा में एक बम गिराया गया था आपका लिटिल बॉय नाम से, उसमें कौन से यूरेनियम का प्रयोग आपका वहां पे किया गया था? यूरेनियम 235 का प्रयोग वहां पे किया गया था। ये चीज वहां पे आप ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ, अगर नाभिकीय विखंडन आपका परमाणु बम पे आधारित वहां पे हो जाता है, तो नाभिकीय संलयन किस पे आधारित होता है? तो यहाँ पे आप बताओगे आपका हाइड्रोजन बम। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तब आप बताओगे नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का पूछेगा तो विखंडन बताना, हाइड्रोजन बम का पूछेगा तो संलयन आपको बताना है। कंफ्यूज वहां पे आपको नहीं होना है। अब अगला सवाल हमारा ये पूछा गया, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो आपके रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, क्या उत्सर्जित करेंगे भाई? बताओ। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, सभी। तो जाहिर सी बात है, जितने आपके उत्सर्जित पदार्थ वहां पे होते हैं, क्या
रेडियो सक्रिय जो पदार्थ जितने भी आपके वहां पे होते हैं वो अल्फा बीटा गामा सारी किरणें वहां पे उत्सर्जित आपके करते हैं। तो क्या बताओगे राइट आंसर? हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से प्रैक्टिस करता चलना, यहाँ से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपका पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन भी वहां पे हो जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा ही देता हूँ वहां पे, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैं करा, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन भी वहां पे आपके होते हैं। बस आप अच्छे से तैयारी करने चलना, जो डेली क्लास हो उसकी प्रैक्टिस वहां पे आप करते हुए चलिएगा। अब ये बताओ, कोबाल्ट 60 आम तौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो बताओ जो आपका कोबाल्ट 60 होता है ये क्या उत्सर्जित करता है? तो अभी मैंने जो एक दो आपको प्रैक्टिस पहले वहां पे कराया था, इसके बारे में डिटेल से आपको सारी चीजें वहां बताई थी। वहां मैंने बताया था जो आपका कोबाल्ट 60 है ये जबलपुर जटारो में क्वेश्चन सीधा सीधा आपका पूछा गया था। यहाँ बस केवल आप आंसर वहां पे दो और इसकी मैं पीडीएफ पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बना के ही आपको एप्लीकेशन वहां प्रोवाइड करा दूंगा ताकि वो आपके पास हमेशा रहे, आपके मोबाइल से डिलीट कभी ना हो। तो एनी वाले एप्लीकेशन ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने मिल जाएंगी, ये सारी पीडीएफ आपको वहां में अपलोड करा था। आप कभी भी क्लास देखोगे वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे। बस सेट नंबर तीसरा चल रहा है, ये ध्यान रखना। और टोटल मैं आपको 100 सेट यहाँ पे कराऊंगा, उसमें आपका सेट नंबर तीसरा आपका चल रहा है। अब अगर जो बच्चा ये 100 सेट प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठ के, यकीन मान चलना इन 5000 क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस प्रैक्टिस आप जरूर करके पेपर में वहां पे जाइएगा। तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? आप बताओगे गामा किरणें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन ये बताओ, अच्छा निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? अब ये हमारा बायोलॉजी यहां से स्टार्ट हो जाती है। बायोलॉजी के टोटल 15 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो बताओ निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में आपका नाभिक नहीं होता है? मूल रोग कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट। देखो यहाँ पे कंफ्यूज आप ना होना, वैसे इसका राइट आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन में ये प्लेटलेट्स नहीं दिया होता तो आप इसमें आरबीसी पे टिक वहां पे करते, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स ऑप्शन दिया गया। तो आप क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे? ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपके ये प्लेटलेट्स होते हैं ये आपका मेगा कैरियोसाइट से टूटकर बनते हैं, इसी वजह से ये आपका नाभिक वहां पे नहीं रखते हैं। और ये रक्त थक्का बनाने में क्या होते हैं? केवल सहायक होते हैं। क्या होते हैं? केवल आपके सहायक वहां पे होते हैं। और ये अनाभिकी होने से इनका जो जीवन काल होता है, क्या बताओगे? 7 से केवल 10 दिन का ही जीवन काल यहाँ पे होता है किनका? प्लेटलेट्स का वहां पे। तो क्या राइट आंसर बताओगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला बायोलॉजी क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और हर बच्चे को ये क्वेश्चन पता भी होगा क्योंकि अभी जो आंसर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं सारे बच्चे राइट आंसर यहाँ पे दे भी रहे हैं। तो इसका क्या बताओगे? निम्न में से कौन सा कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तो ऑप्शन ए आप क्या बताओगे? लाइसोसोम बताओगे। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा वहां पे गलत करता है, ये मान चलना वो तैयारी से बहुत ज्यादा दूर वहां पे जा रहा है, क्योंकि ये इतनी बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि हर बच्चे को रटा हुआ क्वेश्चन वहां पे हो जाता है। और ये केवल इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी आपके डिफेंस के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या बताओगे? लाइसोसोम बताओगे। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों? आपकी एक पाचक थैली होती है और ये जो आपका राइबोसोम यहाँ पे दिया गया ये आपका क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के काम करता है। और जो आपका डिक्टोसोम से यहाँ पे दिया जा रहा है ये गाल्जी इकाई का पादप रूप आपका हो जाता है। और जो आपका फैगोसोम से यहाँ पे दिया गया ये आपका भक्ष्य कांड बनाते हैं। ये सारा इनकी डिटेल यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट, आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइसोसोम याद करना, जिससे हम लोग आत्मघाती थैली, आत्मघाती बैग, ये आप ऐसे क्वेश्चन वहां भी पूछ सकता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन जीव आपका मोलास्क परिवार से संबंधित है? देखो जो मोलास्क परिवार में कौन जीव संबंधित होते हैं? जिनका शरीर कैसा होता है? मृदु शरीर हो और खोल युक्त वहां पे होता है, वो किस परिवार में आते हैं? मोलास्क में। तो मोलास्क में आप देखा होगा जो घोंघा होता है वे घोंघा होता है, खोल युक्त होता है। तो आप ऑप्शन नंबर क्या बताओगे?
बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपका स्टार फिश दिया जा रहा है ये आपका इकाइनोडर्म, इसका अगर संघ पूछा जाए क्या बताओगे, इकाइनोडर्म हो जाएगा। इसके बाद जो केचुआ होगा ये आपका एनेलिड संघ से आ जाता है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे काकरोच दिया जा रहा है ये आपका आर्थ्रोपोड संघ का वहां पे आ जाता है। काकरोच वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्थ्रोपोड याद रखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, क्यों आर्थ्रोपोड के जो जीव आते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार वहां पूछे जाते हैं। तो क्या बताओगे, घोंघा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दानापुर, बिहार के दानापुर जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप बताइए निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट पूछ लिया जाए, पावर हाउस पूछा जाए, किसको कहा जाता है, तो क्या बताओगे यहाँ पे। ये भी बेसिक सवाल आता है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा वहां पे होता है। तो राइट आंसर क्या बताओगे, माइट्रोकांडिया, ऑप्शन बी आप बताओगे। और ये आपका रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन बहुत बार आपका ये रिपीट वहां पे हुआ है, क्योंकि होता क्या दोस्तों, जो आपका माइट्रोकांडिया होती है ये आपका एटीपी, क्या बताओगे, एटीपी आपका उत्पन्न करता है, यानी ऊर्जा आपका ये मुक्त वहां पे करता है। गोल्जी गाय के बारे में मैंने क्या बताया था, गोल्जी गाय आपका ये पैकेजिंग का काम वहां पे करता है। राइबोसोम के बारे में मैंने बताया ये आपका प्रोटीन वहां पे बनाता है। लाइसोसोम मैंने बताया, लाइसोसोम क्या होता है, एक आपका पाचक का काम वहां पे करता है। तो राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन बी। आप काउंट करते चलना भाई कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। लास्ट में सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि कितना स्कोर आपका यहाँ पे हुआ है। अब ये बताओ कोशिका, कोशिका का शक्ति स्रोत, तो क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक जयपुर जडारो में क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, लगभग वही क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा क्या गया, कोशिका का शक्ति स्रोत बता दो। क्वेश्चन आंसर वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग गया, तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन रिपीट बहुत आपके होते हैं। एक यारो का दूसरे यारो में, दूसरे का दूसरे जडारो में, यही क्वेश्चन आपका रिलेशन भर्ती में आ जाता है। रिलेशन का एग्जाम क्वेश्चन किसी जडारो में चला जाता है। बस यही सारे क्वेश्चन घूमा वहां पे करते हैं। तो जितने मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस आप करके जाना, यकीन मान चलना जब भी पेपर बैठे क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे। तो अभी मैंने बताया था माइट्रोकांडिया ही आपको बताया था, और माइट्रोकांडिया में सारी चीजें मैंने बताई थी वहां पे, और कि इसका राइट आंसर किस लिए हो जाता है वहां पे। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि जो आपका माइट्रोकांडिया होता है ना, इसका स्वयं का कोई डीएनए नहीं होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया इन निम्नलिखित में से किसका स्वयं का डीएनए वहां पे नहीं होता, माइट्रोकांडिया का नाम आप वहां पे बताएंगे। अब ये बताओ अच्छा, जो आपका डीएनए, आपका डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, कहते हैं भाई डीएनए टेस्ट वहां पे करा दो, तो इससे हम लोग क्या क्या टेस्ट वहां पे, यानी क्या क्या पहचान वहां पे सकते हैं। तो भाई माता पिता पेरेंट, जाहिर सी बात है, आप देखा होगा तो जो कोई वहां पे जल जाता है, डेड बॉडी जल जाती है, या कभी मान लो पानी में पड़े किसी बॉडी वहां खराब हो जाती है, तो यही तो बोला जाता है भाई उसका डीएनए करा लो वहां पे, तो पता चल जाएगा वहां पे। तो भाई हाँ, ये तो बात सही हो जाती है आपकी यहाँ पे। बलात्कारी के पता, हाँ ये भी आपका राइट आंसर हो जाता है। चोर के बारे में ये भी आपका बात राइट यहाँ पे हो जाती है। उपयुक्त सभी, तो भाई जाहिर है सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हम क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया, अच्छा बताओ जीव कोशिकाओं में आपका आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी वहां पे होता है। तो एंजाइम है कि हार्मोन है, आरएनए है कि डीएनए है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछ लिया गया तो राइट आंसर तब आप इसका क्या वहां पे बता दोगे। तो सीधा सीधा आपको बताना भाई, इसके लिए डीएनए ही तो होता है, डीएनए टेस्ट हम लोग कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो एंजाइम क्या करता है, एक प्रकार की मान लो कार्यकर्ता वहां पे होता है। हार्मोन क्या होता है, एक प्रकार का मान लो नियामक वहां पे होता है। और आरएनए क्या होता है, आरएनए का आपको पता ही होगा, एक प्रकार के संदेशवाहक होते हैं। जैसे होता है ना कि भाई हमारे पैर में चोट वहां पे लगती है तो हमारे माइंड को कैसे पता चलता है, भाई ये आरएनए का ही तो काम होता है, ये संदेशवाहक का मेन काम वहां पे करता है। और डीएनए को भाई पता ही, भाई ये मास्टर प्लान वहां पे करता ही है। तो क्या राइट आंसर बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। और ये तो गांव में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे, तो क्या बताओगे, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या हो जाएगा, बांस होगा, चावल होगा, मिनी प्लांट होगा, टीक होगा। तो क्या राइट आंसर बताओगे, यहां पे बताना है बांस।
क्या बताओगे? बांस बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। बांस ये मान चलना ना, कम से एक दिन में आपका, एक दिन में कम से कम 91 सेंटीमीटर तक आपका वहां पे आपका बढ़ जाता है, और पूरा बांस 3 या 4-5 महीने में ही पूरा तैयार भी आपका वहां पे हो जाता है। तो कितना बढ़ जाता है? 91 सेंटीमीटर एक दिन में बढ़ जाता है। तो सबसे तेज कौन सा बढ़ता है? आप बताओगे? बांस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक सवाल में ये आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस फसल में आपका एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? कौन सा उर्वरक? जैव उर्वरक का हमसे पूछा जा रहा है। एजोला एवं एनाबीना, गेहूं होगा, चावल होगा, सरसों होगा, कपास होगा। और ये सीधा जबलपुर जडारो में क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे कई बार हुआ है वहां पे। तो ये आप बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे, हम बताएंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चावल। यहाँ पे क्या बताओगे? चावल, क्योंकि गेहूं में क्या होता है आपका? राइजोबियम। गेहूं में क्या होगा? राइजोबियम होता है। सरसों में क्या होता है? जलमग। सरसों में क्या बताओगे? आपका फास्फेट हो जाएगा। और जो आपका कपास दिया जा रहा है इसमें आपका राइजोबियम इसमें भी आपका हो जाता है। लेकिन पूछा क्या गया है? एजोला एवं एनाबीना। इसमें क्या बताओगे? सीधा सीधा चावल आपको वहां पे बता देना है। काउंट करते चलना, स्कोर क्या आपका हो रहा है। बायोलॉजी अभी यहाँ पे चल रही, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और हमारे वहां बचेंगे। टोटल लास्ट में काउंट करके ये जरूर बताना है कितना स्कोर आपका वहां पे हुआ है। इसके बाद एक जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ आपका जो चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? किसका पूछा गया है? चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त वहां पे होता है? तो चिलगोजा किससे प्राप्त होगा? आप बताओगे यहाँ पे क्या? पाइन से। किससे? पाइन से बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है। और ये बिहार के दानापुर जडौर में क्वेश्चन आपका पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका एमसी सेंटर लखनऊ में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे आ चुका है। तो क्या बताओगे? सीधा पाइन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो जो यहाँ पाम दिया जा रहा है, तो पाम के बीज से क्या प्राप्त करोगे भाई? तेल हमें यहां से प्राप्त होता है। जो साइकस दिया जा रहा है, साइकस के क्या होता है? ये आपका जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म्स बता दोगे। देवदार भाई, देवदार तो एक वृक्ष है, इससे क्या होता है? आपको लकड़ी से केवल प्राप्त वहां पे होती है। तो यहाँ पे क्या बताओगे? पाइन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल में क्या पूछा गया? सबसे लंबा जीवित वृक्ष बताओ। वैसे वृक्ष का नाम बताओ जिसका जीवन काल सबसे ज्यादा वहां पे होता है। तो ऐसे वृक्ष का नाम क्या बताओगे? बताओ। यूकेलिप्टिस हो जाएगा, सिकोया हो जाएगा, देवदार होगा, या आपका पड़ांग यहाँ पे हो जाएगा। और एमसी सेंटर रिलेशन भर्ती के एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो क्या बताओगे? यहाँ पे आप बताओगे क्या हो जाएगा? सिकोया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी ये मान चलना जो आपका सिकोया ज्वाइंट होता है, ये आप लगभग आपका 3000 वर्ष तक आपका ये वृक्ष वहां पे जीवित होता है। कितना जीवित होता है? आपका 3000 वर्ष तक। अब इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इस वृक्ष की ऊंचाई अब लगभग 100 मीटर ऊंचा तक ये वृक्ष आपका वहां पे होता है। इसके बाद देखो जो आपका यूकेलिप्टस दिया जा रहा है, ये आप इसमें क्या बताओगे? ये आपका तेज बढ़ता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कौन से ऐसे वृक्ष का नाम बताओ जो सबसे तेज यानी बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, बड़ी जल्दी लंबे वहां पे हो जाते हैं, तब बताओगे यूकेलिप्टस का नाम वहां पे आपको बता देना। देखो जो आपका देवदार होते हैं ये भी काफी दिनों तक जीवन काल इनका भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन इनसे कम होता है। इनका जीवन काल ये मान चलना लगभग 1000 वर्ष तक इनका जीवन काल यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये कोई वृक्ष का नाम है ही नहीं वहां पे, तो क्या बताओगे? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल पूछा गया है, सम का उत्पादन किससे होता है? शम। शम यानी जो सबका सिल्क होता है, सिल्क का उत्पादन किसके होता है? भाई आपको सबको पता होगा, रेशम हो गया, सिल्क हो गया, इसका उत्पादन किससे होता है? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, तो इसका आंसर लगभग हर बच्चे को पता ही होगा। क्या बताओगे यहाँ पे? रेशम के कीट से होता है। ऑप्शन नंबर बी वहां पे, यानी रेशम कीट के प्यूपा से। किससे होता है भाई? अंडे से नहीं होता है, प्यूपा से। क्या बताओ? जो रेशम के कीट होते हैं उनके प्यूपा से आपका सम का उत्पादन वहां पे होता है। देखो जो आपका ये प्यूपा होता है ना, ये कोकुन बनाता है जो कि प्रोटीन फाइबर आपका वहां पे होता है। तो क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
अब ये बताओ रेशम के कीड़े पालने को क्या कहा जाता है? अगर यही चीज आपसे पूछ ली जाए कि जो रेशम का कीट का पालन वहां पे होता है उसे क्या कहा जाता है? जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बायोलॉजी का ये आपका पूछ लिया गया। तो हम क्या बताएंगे? रेशम के कीड़े का जो पालन होता है ये आपका सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बताइए, तैयारी आपकी ठीक ठाक वहां पे चल रही। अब ये जो आप मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इनका जो मैं धीरे धीरे आपका लेवल थोड़ा मैं बढ़ाता भी चलूंगा, यानी कि आपको अगर आपका पेपर वहां पे हार्ड भी आ जाता है तो आप उनके भी आंसर अच्छे से वहां पे दे पाए। लेकिन जो चीज जैसे की जा रही हम फिलहाल वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे जैसा कि पेपर हमें आपके क्वेश्चन पूछे, ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा नॉर्मल हो, यानी जैसा हमारा पेपर होता है वैसे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करेंगे। तो बताओ रेशम के कीड़े के पालन को हमने बताया सेरीकल्चर वहां पे होता है, एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी का पालन होता है, हर्टिकल्चर क्या होता है? ये फल सब्जी का होता है, और पीसी कल्चर क्या होता है? मछली का पालन पीसी कल्चर में आपको वहां पे आ जाता है। इनके बारे में भी आपको पता वहां पे होना चाहिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता। जाहिर सी बात भाई, अब हम ही लोग कौन सा जल में जीवित वहां पे रह लेते हैं, तो यही मान लो काकरोच क्या रीजन है कि जल में जीवित वहां पे नहीं रह सकता है? क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है, श्वसन अंग पूछा गया कैसा वहां पे होता है? तो काकरोच जो होता है उनका जो श्वसन अंग होता है क्या बताओ कि वातक होता है। क्या होता है? वातक होता है। ऑप्शन बी आपको वहां बताना है, क्या बताओगे? वातक आपका यहाँ पे हो जाता है। जो आपके क्लोम होता है, गिल होता है, तो गिल कितना किसका होता है? जो आपके जलीय जीव होते हैं उनका गिल वहां पे हो जाता है। इसके बाद आपका बुक लंग्स यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे आपका मकड़ी होता है, मकड़ी क्या श्वसन अंग कौन सा होता है? वो आपका बुक लंग्स हो जाता है। इसके बाद जो फुसफुस कोश दिया जा रहा है ये आपके उच्च जीवों में आपका होता है, जो आपके उच्च जीव होते हैं उनका श्वसन अंग यहाँ पे हो जाता है। तो हमसे पूछा किसका गया है? काकरोच का। हम बताएंगे वातक यानी ट्रेकिया आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगला सवाल हमारा ये आता है, ये बताओ निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? क्या पूछा गया? खुला नाड़ी, खुला नाड़ी हमसे पूछा जा रहा है, क्या बताओगे राइट आंसर इसका? तो खुला नाड़ी तंत्र किसका होगा? काकरोच का होगा, मनुष्य का होगा, चूहा का होगा, पक्षी का होगा? तो क्या बताओगे? आपको बताना है काकरोच, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, पक्षी हो गया, इनका जो आपका क्या तंत्र होता है, कैसा होता है? ये आपका बंद तंत्र वहां पे हो जाता है। क्या राइट आंसर बताओगे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। काउंट करना, अगर आपने 35 क्वेश्चन तक आपने सही कर लिए, मान चलना तैयारी आपको सही चल रही है। और ये प्रैक्टिस सेट में आपको अपना जो एप्लीकेशन एनए वाला नाम के वहां में अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ताकि आपके पास ये सारे क्वेश्चन हमेशा आपके पास बने रहें। अब यहां से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के भी वहां पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री क्या हमसे पूछा गया कि ये बताओ आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? किसका पूछा गया है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और ये आपका रिलेशन भर्ती के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। नाम बताओ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा, ऑटो हॉर्न होगा, मेंडलीफ होगा, या एंटोनी लेओरशिए होगा? तो क्या नाम बताओगे आप सीधा वहां पे? आपको नाम बता देना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटोनी ल्योशियर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया था? परमाणु के नाभिक की खोज की थी, रसायन खोज नहीं की, परमाणु के नाभिक की। ऑटो हॉर्न के बारे में कभी पूछा जाए, इन्होंने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी वहां पे। और मेंडलीव के बारे में अगर पूछा जाए, इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। क्या बनाई थी? आवर्त सारणी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? दो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां पे आपका करता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था जबलपुर जडारो में, तो वहां पे जो इसका राइट आंसर दिया गया था ये माना गया था परिवर्तनशील है। क्योंकि भाई जैसे कोई अगर आपकी अवस्था वहां पे खोदी जाती है तो भाई इसीलिए परिवर्तनशील अवस्था आपको राइट आंसर वहां पे मान लिया गया था। तो यहाँ पहले तो 3 मान लिया, सबसे पहले क्या मानी जा रही थी? 3 वहां पे। किस वजह से?
कि तीन ही अवस्थाएं होती, एक ठोस हो जाएगा, एक द्रव हो जाएगा, एक गैस हो जाएगा। लेकिन बाद में एक चौथी अवस्था का भी खोज वहां पे हो गई थी। तो चौथी अवस्था कौन सी? जो प्लाज्मा थी, प्लाज्मा को चौथी अवस्था मान लिया गया। और प्लाज्मा के बाद एक अवस्था की और खोज हो गई, पांचवी अवस्था, वो कौन थी? बोस आइंस्टीन आपका कंडेंसेट वहां पे हो जाती, वो पांचवी अवस्था वहां पे आपकी हो जाती। अगर आपके ऑप्शन में ये परिवर्तनशील वहां पे ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता है, तब तो आपको पांचवे पे आपको टिक करना है। अगर ये ऑप्शन फिर आपको नजर वहां पे आ जाता है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन का रिपीट वहां पे हुआ, तब आप परिवर्तनशील मानना, क्योंकि पांचवी अवस्था कौन सी यहां पे हो जाती है? वो आपकी हो जाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आपकी अवस्था वहां पे हो जाती है। तो जो नई नई खोजें वहां पे होती हैं, जिससे अवस्था इनकी चेंज वहां पे होती है, इसी वजह से परिवर्तनशील ऑप्शन वहां पे राइट आपका मान लिया गया था। अगला सवाल ये पूछा गया, समानता द्रव्य की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। कौन सी अवस्था ऐसी है जो शामिल वहां पे नहीं होती है? बताओ, कोलाइडल बताओगे, गैसीय बताओगे, द्रव बताओगे, ठोस होगा। तो कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? दानापुर जड़ाव में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आपको बताना यहाँ पे कोलाइडल, ऑप्शन ए आप बताओगे कोलाइडल, ये अवस्था शामिल वहां पे नहीं होती है। क्यों दोस्तों? आपका जो कोलाइडल होता है ये आपका समविभेदन है, ये कोई अवस्था आपकी नहीं होती, ये कोई अवस्था ही आपकी नहीं है। और गैसीय अवस्था है भाई, हमें पता है, द्रव अवस्था ये भी पता है, और ठोस ये भी अवस्था होती है, लेकिन ये कोलाइडल कोई अवस्था ही नहीं होती है। तो क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, अच्छा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एंटी पार्टिकल क्या वहां पे हो जाता है? पॉजिट्रॉन बताओगे, प्रोटॉन बताओगे, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया तो केमिस्ट्री क्या होता है, सबसे जो बच्चे वहां पे जिनका स्कोर कम होता है ना, वहां पे एक तो आपका जीके होता है जिसमें बच्चों का स्कोर डाउन हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका केमिस्ट्री होता है, जहां बच्चों का जो उनका स्कोर होता है, स्पोर्ट होती है, यानी जो उनकी क्वेश्चन करने की क्षमता होती है, जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते, गलत सबसे ज्यादा उनका जीके होता है और केमिस्ट्री होता है, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पे गलत करते हैं। और क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आते हैं, तो उनको ये लगता है ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, यानी ये चीज तो हमने वहां पढ़ी नहीं थी। तो भाई इसके लिए परेशान ना होना, जो आपको नोट्स दिए गए बस अच्छे से प्रैक्टिस वहां पे करते हुए आप चलिएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? आप बताओगे पॉजिट्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन आपका एक धनावेशित नाभिकीय कण वहां पे हो जाता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये अल्फा कण जो आपका हीलियम का नाभिक वहां पे होता है। और बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा कण जो आपका होता है ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आपका वहां पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगला सवाल ये आता है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके खोज करता, पूछ लेना, याद कर लेना, इनमें आवेश क्या होता है वो याद कर लेना, इनका द्रव्यमान क्या होता है वो तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो बताओ, जे थॉमसन हो गया, ई गोल्डस्टीन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, चैडविक हो जाएंगे। तो किसका नाम बताओगे भाई? आप बताओगे ई गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि 1886 में गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों से प्रोटॉन वहां पे देखा था। और इसके बाद क्या हुआ? रदरफोर्ड ने ही, इसके बाद क्या हुआ? रदरफोर्ड ने 1917 में इसे प्रोटॉन नाम वहां पे दे दिया। नाम अगर किसने पूछा जाए, इसका नाम किसने दिया? नाम अगर पूछा था आप बोलते रदरफोर्ड का नाम बोलते, लेकिन खोज किसने की थी? खोज आपने गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। अगर ये पूछा गया इसका नाम किसने दिया, तो 1977 में रदरफोर्ड ने इसका नाम वहां पे, लेकिन हमसे खोजकर्ता पूछा गया तो हम खोजकर्ता यहाँ पे बता देंगे। देखो जो अगर देखो जे थॉमसन थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन की। अगर पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, हम बताएंगे जे थॉमसन का नाम। अगर आपसे पूछा गया रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड ने नाभिक का नामकरण वहां पे किया था। और अगर जो आपके जेम्स चैडविक हो जाएंगे, इन्होंने किसकी खोज की थी? हमें पता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो अगर कभी आपसे ये पूछा गया न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो आप बताओगे जेम्स चैडविक वहां पे आपके हो जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस वहां पे आप करते हुए चलेंगे।
अब ये बताओ न्यूट्रॉन की खोज की थी, अभी मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे वहां पे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन कराने का मतलब वही होता है। मैं कुछ क्वेश्चन वैसे आसपास के लेके आ रहा हूँ ताकि आपको आइडिया ये लग सके भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वहां पे। तो ये बताओ न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, अभी मैंने बताया था चैडविक ने वहां पे की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा हो जाता है। कब इसकी खोज की थी आप बताओगे, 1932 ईस्वी में चैडविक ने इसकी खोज वहां पे की थी, अल्फागढ़ डाल के वहां पे। अब अगर रदरफोर्ड के बारे में क्या बताओगे, रदरफोर्ड ने आपके नाभिक मॉडल वहां पे दिया था, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेल्स बो के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, इन्होंने कक्षा का मॉडल वहां पे दिया था, इनके बारे में ये पता होना चाहिए। और न्यूटन के बारे में आपको पता ही होगा कि जो आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम थे वहां पे किसने दिए थे, न्यूटन ने वहां पे ये सारे नियम वहां पे दिए थे। और ये आपका एएमसी सेंटर में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। अब एक सवाल ये आपसे पूछा गया कि जो आपका कड़बोशान नाम का संबंध किस नाम से वहां पे हो जाता है। तो बताओ बताओ किसका नाम बताओगे, जेसी बोस बताओगे, एसएन बोस बताओगे, आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप काउंट करते रहना क्या स्कोर वहां पे आता है। वैसे कई सारे बच्चे जो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, लगभग सारे बच्चों का राइट भी आंसर वहां पे आ रहा है। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करते चलना, यकीन मान चलना जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पर जैसी मेहनत आप स्टार्ट अभी से करो, वैसी कंटिन्यू वहां पे आप करते हुए चलिएगा। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता दोगे, ये हो जाएगा एस एन बोस आप बताओगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी सत्येंद्रनाथ बोस ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित वहां पे की थी। देखो यहाँ पे जेसी जो बोस यहाँ पे दिया जा रहा है, ये वनस्पति विज्ञानी थे। क्या थे ये, वनस्पति विज्ञानी वहां पे आपके हो जाएंगे। इसके बाद जो आइजैक न्यूटन है, ये आपके न्यूटन क्लासिकल भौतिकी के जनक वहां पे आपके ये हो जाते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आइंस्टीन ने बोस के कार्य को आगे बढ़ाया था वहां पे, केवल इन बोस के कार्य को आगे वहां पे बढ़ाया था। तो राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद एक सवाल ये पूछा गया, किसी परमाणु के परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता वहां पे चलता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां भी रिपीट हुआ, जैसे कि आपका दानापुर जेडारो में, तो आप राइट आंसर क्या बताओगे, प्रोटॉन आपको बता देना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा एक अगला सवाल में क्या पूछा गया है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाषिका गुण धर्म निम्नलिखित में से कौन सा वहां पे हो जाता है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुण धर्म निम्नलिखित में से कौन सा है, घनत्व है, क्वथनांक है, द्रव्यमान है या परमाणु क्रमांक वहां पे। तो क्या बताओगे राइट आंसर, क्या बताएंगे हम लोग, बताएंगे क्या, परमाणु क्रमांक बताएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये घनत्व होता है, घनत्व के बारे में हमें ये चीज पता है कि ये किस पे निर्भर करता है, घनत्व जो होता है ये आपका ताप पर वहां पे निर्भर कर देता है। और जो आपका क्वथनांक होता है ये क्या होता है, आपका दाब पर ये आपका बदल ही वहां पे जाता है। लेकिन और जो आपका द्रव्यमान हो जाता है ये आपका समस्थानिकों में अलग अलग होता है। यानी जितने आपके समस्थानिक होते हैं और सभी समस्थानिकों का द्रव्यमान भी आपका अलग अलग वहां पे हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या राइट आंसर बताएंगे, परमाणु क्रमांक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित तत्व में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है, फास्फोरस की तुलना में अधिक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उनके परमाणु संख्या कम से कम पता वहां पे होनी चाहिए। अगर हम फास्फोरस की बात कर लें तो जो आपका फास्फोरस होता है इसका संकेत P यहाँ पे हो जाता है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है आप बताओगे, 15 परमाणु क्रमांक यहाँ पे हो जाता है। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनके परमाणु क्रमांक यहाँ पे देखते हैं। तो जो आपका एल्यूमिनियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 13 है। हम देख रहे हैं भाई ये तो 15 से कम है, जाहिर सी बात, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, अधिक का पूछा गया है। और सिलिकॉन यहाँ पे दिया गया है, तो सिलिकॉन का क्या हो जाता है परमाणु क्रमांक आप बताओगे 14 हो जाता है, इसका भी कम वहां पे हो जाएगा। क्लोरीन का पूछा गया, क्लोरीन क्या होता है आपका 17 होता है। तो भाई हमें पता चल गया
कि किसका अधिक है, किसका अधिक हो जाए, क्लोरीन का यहाँ पे हो जाता है। अब मैग्नीशियम का भी अगर हम देख लें, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा आपका 12 यहाँ पे हो जाता है, इसका भी फास्फोरस से कम वहां पे हो जाता है। क्या क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ही आपका वहां पे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। और सेम क्वेश्चन एक और मैं लेके आया हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते वहां पे कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक है, नियान की तुलना में अधिक है, ये चीज आपसे पूछ ली गई है। तो भाई यहाँ पे इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये कम से कम आपको पता वहां पे होने चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक के आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 30 तक ही हमसे पेपर में वहां पे चीजें आपसे पूछी जाती है। तो निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नियॉन है इसके परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप बताओगे 10 होता है। संकेत भी याद कर लेना नियान का एन, ये इसका संकेत यहाँ पे आपका हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक क्या बोलोगे, ये आपका होता है 8 होता है, संकेत आपका O हो जाता है। हम क्या बता रहे नियान से कम है, लेकिन हमें किसके बारे में बताना जो अधिक हो। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम क्या हो जाए परमाणु क्रमांक, इसका आपका 12 हो जाता है, ये भी आपका हाँ ये ज्यादा हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब नाइट्रोजन की बात कर ले परमाणु क्रमांक इसका आपका 7 हो जाता है, बोरान की बात कर ले तो ये आपका 5 यहाँ पे हो जाता है। तो ज्यादा किसका हम लोग देख रहे हैं केवल मैग्नीशियम का ही वहां पे ज्यादा हो रहा है, तो राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल हमारा ये पूछा गया रेडियोधर्मी नापी, रेडियोधर्मिता नापी जाती है, जो आपकी रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है बताओ, गीगर मूलर काउंटर से या आपके पोलरीमीटर से या कैलोरीमीटर से या आपका बैरोमीटर से। तो रेडियो जो धर्मिता हो ये किससे नापी जाएगी, आप बताएंगे सीधा सीधा गिगर मूलर काउंटर से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जयपुर चडारों में आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा वहां पे पूछ लिया गया था। अब ये बताओ देखो यहाँ पे एक दिया गया पोलोरीमीटर, ये क्या होता है, ये प्रकाश के ध्रुवण को मापता है। जो आपका पोलोरीमीटर होता है ये किसको मापता है, आप बताओगे प्रकाश के ध्रुवण को मापता है। और कैलोरीमीटर जो आपका है ये आपका ऊष्मा को मापता है। और जो आपका बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर क्या मापता है, ये वायु दाब को वहां पे मापता है। तो इनका भी अगर कभी किसी का पूछा जाए आप बड़ी आसानी से आंसर वहां पे दे सकते हैं। अब इसके बाद एक सवाल ये पूछा गया रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, जो आपके रेडियोधर्मी वस्तुएं होते हैं किसके बने पात्र में रखना चाहिए, शीशा, इस्पात, लोहा, एल्यूमिनियम। तो किसके बने इस्पात में रखते हैं हम लोग, बताएंगे शीशा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, क्योंकि जो आपका शीशा होता है ये जो आपकी गीमा जो आपकी गामा किरणें होती है, गामा किरणों का अच्छा आपका ये अवशोषक होता है। क्या होता है, अच्छा आपका अवशोषक वहां पे होता है, इसलिए उनको किस में रखा जाना चाहिए, शीशा में वहां पे रखना जाना चाहिए। तो आप काउंट करते चलना कितना स्कोर वहां पे हो चुका है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली आप ये प्रैक्टिस सेट वहां पे जरूर दीजिए। जहां सबसे ज्यादा बेनिफिट तो आपको यही देखने मिलता है कि सारा आपको सिलेबस एक बार वहां पे रिवीजन आपका वहां पे हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करेंगे, भाई हमें पता है अल्फा बीटा गामा ये सभी का ही उत्सर्जन करते हैं जो आपके रेडियोधर्मी तत्व वहां पे होते हैं। तो सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बताओगे, अल्फा बीटा गामा का विकिरण करते हैं, और जो कि जबलपुर जडावर में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपका पूछा गया था। और इसके बाद जो केमिस्ट्री का हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो भाई हम सभी को पता है ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, देखो चार ऑप्शन क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा, एक्स किरण है। तो जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है हमें पता है बीटा किरणों में ही तो होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो अल्फा किरण होते हैं ये क्या होता है, ये धनावेशित होता है। कितना धनावेश होता है इसमें, आपका +2 आवेश का धनावेश ही होता है इसमें, यहाँ पे आपका +2 आवेश का धनात्मक होता है। जो आपका बीटा किरण होता है ये आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें क्या होता है -1 का आवेश होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका एक प्रकार मान लो हो जाता है। इसके वजह आपका गामा किरण होती है,
गामा किरणें कैसी होती है? आपकी उदासीन किरणें होती है, आपका फोटान हो गया, उदासीन किरणें वहां पे होती है। एक्स किरणें क्या होती है? ये भी आपकी उदासीन विद्युत चुंबकीय किरणें वहां पे हो जाती है। तो हम क्या बताएंगे? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता था। अब बस यहाँ पे जो आपके ये नोट्स दिए गए हैं, एग्जाम तक आप इनकी प्रैक्टिस वहां पे करते चलना। यकीन मान चलो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें बताई गई हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार स्टार्टिंग तैयारी करना चाहता है, यानी उसे ये भी नहीं पता कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, यानी उनका लेवल कैसा होता है, कहाँ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, तो ये आपका जो बैच वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपके एप्लीकेशन में सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च करना, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा जहां पे ये सारी क्लासें वहां पे चल रही है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एक दो बार ऑलरेडी एग्जाम वहां पे दे रखा है, तो उसे ये तो पता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, यानी क्वेश्चन कितने हार्ड आते हैं, नॉर्मल आते हैं, क्या लेवल वहां पे होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम क्या चीजें वही तैयार करें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके सबसे अच्छा तरीका है, आपको जो ये नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये नोट्स आप रटिए, प्रैक्टिस करिए, बड़े बनाए नोट्स। यहाँ को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलेगा, टाइम आपका बचेगा, नोट्स सारे कंप्लीट है, नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, बस इनकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे। दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये जरूर बता के जाना कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया है। अगर किसी बच्चे ने 35 क्वेश्चन तक स्कोर कर रखा, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस आप ऐसे मेहनत करते चलो, आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस 6:30 बजे हम लोग फिर मिलते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।